तो मुझे ना एक कमेंट मिला था कि क्या मैं अपने इस कैप का गिव अवे करूंगा कभी। तो उस कमेंट के आने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे इस कैप का थोड़ा रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो मैं खोज रहा था इसके जैसा एक कैप। ठीक है, तो ये कैप मैंने खरीदा था दिल्ली के रोहिणी मार्केट से। आई थिंक 350 या 400 रुपये से खरीदा था। और जब भी मैं किसी को बोलता हूँ ना कि रोहिणी से मैंने ये कैप 350 में खरीदा है, 400 में खरीदा है, सब लोग इतना हंसते हैं कि रोहिणी से कौन इतना महंगा चीज़ खरीदता है। बट जब मैं इसका रेप्लिका ढूंढ रहा था इसके जैसा कैप, तो इट्स सो हार्ड टू गेट। तो ये बेसिकली डिकैथलॉन का है, ये 700 रुपये का है कैप, 700 रुपीज़ का ये कैप है। तो इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव कैप जो मैंने खरीदा था। बट एनीवे वो तो हो गया एक अलग ही डिस्कशन। आज फाइनली डिस्कस करेंगे आप लोग के रिक्वेस्ट पे कुछ मूवीज जो है रावण, जो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड मूवी है रावण, देन क्रिश 3, फिर बजरंगी भाईजान और एंड में जजंतरम ममंतरम। एंड दीज आर ऑल फ्रॉम पॉपुलर सजेशंस, सो स्टे ट्यून्ड। तो जैसे ही हम लोग रावण मूवी के बारे में बात करते हैं, तो रावण मूवी मैं अपने भाई और मम्मी के साथ देखने गया था और इतना मैसिवली डिसअपॉइंट हुआ था ना ये मूवी देखने के बाद। मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हो गया था इस मूवी में, क्योंकि मुझे वो सुपर हीरो वाली फील आई ही नहीं कि कुछ सुपर हीरो टाइप का कुछ हो रहा है। मतलब एक कुछ तो गेम बनाते हैं और गेम में हार्डवर्क क्यों चाहिए। जो इस मूवी के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा, उनका मैं एक इंटरव्यू नीचे लिंक कर दूंगा। आप लोग अगर उस इंटरव्यू को देखोगे तो आप लोग को पूरा मालूम चल जाएगा कि इस मूवी में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। कि ही हिमसेल्फ सेज कि he was not the right director for the vision this movie had, and he was in a very unhealthy competition with his fellow directors at that time. So इसीलिए ये मूवी उतना अच्छा नहीं बन पाया। But apart from that, अगर हम लोग अपने इस वीडियो के डिस्कशन के लिए अगर हम लोग देखेंगे, so we'll start from the costumes. तो जैसा कि मैंने बोला कि ये सारे मूवीज़ के VFX ब्रेकडाउन यूट्यूब में पूरा डिटेल में मेंशन्ड है। मतलब इसे 45 मिनट का वीडियो बना के रखा हुआ है डिस्कसिंग द फुल बिहाइंड द सीन्स और एवरीथिंग। तो मैंने सोचा कि मैं क्या ऐड करूं, तो मैं आप लोगों से बात करूंगा इस मूवी के कॉस्ट्यूम्स के बारे में। बेसिकली क्या है कि ये कॉस्ट्यूम्स भी ना कोई पर्पस सर्व नहीं करता है मेरे हिसाब से। आई फील कि क्रिश हैज़ अ बेटर कॉस्ट्यूम एंड अ बेटर बैक स्टोरी फॉर इट्स कॉस्ट्यूम। कि वो फादर के ही कोट को उल्टा करके पहन लेते हैं, फिर वो ब्रोकन मास्क एंड ऑल एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक गेम कैरेक्टर है, मतलब बड़ा अजीब सा है कि क्या पर्पस सॉल्व करता है ये कॉस्ट्यूम। तो ये मुझे बहुत ही अजीब लगा था उस टाइम पे भी। देयर वॉज अ 15 पेजर ब्रीफ, मतलब ब्रीफ मतलब जो आप बताते हो किसी चीज़ को कि आपको क्या चाहिए, उसको ब्रीफ बोलते हैं। तो 15 पेजर ब्रीफ फॉर बोथ द कॉस्ट्यूम्स जो डायरेक्टर की तरफ से कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट को गया था। तो आई थिंक वहाँ पे ना कहीं पे वो विजन ट्रांसलेट नहीं हुआ कि व्हाट द विजन वाज, वो फिर वो बन के उतना अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ। एंड जो फिनिश्ड सूट्स थे उनको मूवी में यूज भी नहीं किया गया, बिकॉज द VFX डिपार्टमेंट अल्टीमेटली पूरे सूट्स को VFX में फिर से रिक्रिएट किया, दोनों का, रावण और जीवन दोनों का ही। तो वो भी एक चीज़ है कि हम लोग अभी एंड गेम के बारे में बात करते हैं कि इतना अच्छा कॉस्ट्यूम उन लोगों ने पूरा स्क्रैच से 3D बनाया है कि पता भी नहीं चलता है। तो आई थिंक इंडिया में ये चीज़ रावण के टाइम पे ही होके रखा हुआ है एंड इट्स एक्चुअली लुक्स गुड। ये अभी भी देखेंगे तो पता नहीं चलता कि ये पूरा CGI सूट है। एंड अकॉर्डिंग टू SRK उन्होंने बोला कि ही वांटेड जीवन टू वेयर लूज पैंट्स, ताकि कोई भी बच्चा ऐसे जीन्स में ही ऐसे जीवन टाइप का फील कर सके। मतलब बहुत ही अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट था। दे वर ट्राइंग एवरीथिंग बट वो कुछ भी नहीं हो पाया। आई फील कि इस मूवी में वो हुआ था। और इसी मूवी में एक सीन है जहाँ पे जीवन मतलब SRK बहुत सारे ग्लास के टुकड़ों के बीच में से ऐसे भाग के आते हैं एंड 3D स्पेस में कैमरा मूव होता है। सो अकॉर्डिंग टू द VFX ब्रेकडाउन इस सीन के एक एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए 137 आवर्स लगे। आप सोचिए एक एक फ्रेम को रेंडर करने के लिए। तो अगर हम लोग मान लेंगे कि ये सीन अगर 10 सेकंड का है तो आपको 1370 घंटे लगेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 57 डेज टू रेंडर वन शॉट ऑफ 10 सेकेंड्स। मतलब सिर्फ प्रीव्यू करने के लिए कि ठीक बना कि नहीं, आपको 2 महीना वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कैसे पॉसिबल है, वो तो फिजिबल नहीं है। तब आता है बजट की, तब बढ़ जाएगा बजट की। आप ऑब्वियसली आप 2 महीने तक तो इस सीन को रेंडर नहीं कर सकते ना। तो आप क्या करोगे, इंस्टेड अगर 10 सेकंड का सीन है तो आप 10 कंप्यूटर ले लोगे जहाँ पे एक एक फ्रेम रेंडर होगा। सो एक एक फ्रेम रेंडर होने में 137 आवर्स, मतलब आप मान लीजिए 5 दिन। तो वो मतलब 5 दिन में हर एक कंप्यूटर में एक एक फ्रेम रेंडर होगा। मतलब आपके 5 दिन में वो 10 सेकंड रेडी हो गया। कहाँ पे वो 2 महीना लग रहा था, कहाँ पे यहाँ पे वो 5 दिन में हो रहा है। देखिए क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुआ, स्किल लेवल इंप्रूव नहीं हुआ,
जो परफेक्शंस हैं, जो इम्परफेक्शंस है, वो सब कुछ सेम रहा, बट बजट बढ़ गया अचानक से। तो इन सब चीज़ों में बजट का एक रोल आता है कि क्यों बजट बढ़ जाता है मूवीज़ का। तो ऐसा नहीं कि बजट की वजह से क्वालिटी बढ़ गया, ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहीं पे, मतलब ये थोड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, बट वी नो दैट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ अ वेरी एक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, आप देखिएगा कि जितने भी फेमस एक्टर्स ने किसी भी सुपर हीरो को प्ले किया है, वो ज़्यादातर जगह पे जाके ना वो कहीं ना कहीं पे वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मतलब मे भी बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी भी हो सकती है, बट वो कहीं ना कहीं जाके ना वो चीज़ थोड़ा कुछ तो लैक कर जाता है। आप देखिएगा जितने भी एस्टेब्लिश्ड सुपर हीरोज़ हैं वो सारे अननोन फेसेस से बने। जैसे कि आप क्रिस्टोफर रीव का पकड़ लो, जो पहला सुपरमैन था। आप वुल्वरिन का पकड़ लीजिए, हू जैकमैन, व्हेन ही बिकेम वुल्वरिन तो वो फ्रेशर थे उस टाइम पे। फिर आप रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ले लीजिए। मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाज अ नेम इन द 90s, बट फिर उनका बहुत सारा कुछ केस होने के कारण वो उन्होंने ऑलमोस्ट 7-8 साल का एक गैप ले लिया था। फिर उसके बाद आयरन मैन से उन्होंने शुरू किया। एंड अगर आप मार्वल पूरा मतलब मार्वल लोर को आप देखोगे तो वो लोग कभी नोन फेस को कास्ट करते ही नहीं है। मतलब आई थिंक द फर्स्ट ए लिस्टेड या फिर फर्स्ट नोन फेस उनके पूरे MCU में आ रहा है, वो होगा क्रिश्चियन बेल इन थॉर लव एंड थंडर, जहाँ पे क्रिश्चियन बेल एक कैरेक्टर को प्ले करेंगे। फेज 1 का पूरा फेज 1 चला गया उतना प्रोमिनेंट या ए लिस्टर्स के बिना। एक सुपर हीरो का एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग कैरेक्टराइजेशन आता है, और वो सिर्फ एक्टर को लेकिन नहीं, वो एडिटिंग एंड ऑल एवरीथिंग सबके लिए होना चाहिए आई फील। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जंप देखिए आप शाहरुख खान का, कि ट्रेन से क्रॉस करके देन ही जंप्स एंड ग्रैब्स टू दैट अदर ट्रेन। फ्रॉम एन एडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये सीन ऐसे एडिट हुआ है कि यू डोंट सी जीवन डूइंग समथिंग वेरी यूनिक, बट यू सी SRK डूइंग कूल स्टफ इन द स्क्रीन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के हिसाब से दूं तो देखिए ये जो सीन है कि ही इज ग्रैबिंग टू द ट्रेन, फास्ट मूविंग ट्रेन, लेकिन इसका एडिट देखिए, और ये सेम चीज़ आपके फर्स्ट एवेंजर में होता है व्हेन कैप्टन अमेरिका थ्रोस नताशा एंड शी ग्रैब्स टू दैट थिंग। तो इन दोनों का एडिटिंग देखिए, यहाँ पे स्लो मोशन एंड ऑल एवरीथिंग, और वहाँ पे कुछ स्लो मोशन नहीं, बिकॉज वो रॉ एक वो है कि दैट कैरेक्टर कैन डू दिस। और यहाँ पे क्या होता है कि दिस इज ऑल ग्लोरीफाइड। जैसे कि अगर हम लोग इन्फिनिटी वॉर में वो थॉर की एंट्री जो सीन है वकांडा में, तो एक्चुअली जब थॉर आया था उस सीन में, तो वो पूरे सीन में एक भी स्लो मोशन नहीं है, एंड एवरीवन वाज चीयरिंग कि द गॉड इज हियर, गॉड इज हियर। कोई ये नहीं बोला था कि क्रिस हेम्सवर्थ आ गया। वी वर सीइंग थॉर इन दैट सीन, वी वर नॉट सीइंग क्रिस हेम्सवर्थ। एंड अगर आप लोग देखोगे तो जो लास्ट ब्लो है उसमें भी कोई स्लो मोशन नहीं है, ही जस्ट कम्स एंड डज द ब्लो। बट जो सेम चीज़ है वो अगर आप लोग द्रोना मूवी में देखेंगे, तो द्रोना मूवी में क्या है कि एट द लास्ट सीन क्या होता है कि आपको दिखाना होता है कि द्रोना फाइनली रियलाइजिंग हिज ओन पावर एंड ही स्टॉपिंग द बैड गाय। वो होना चाहिए था, बट यहाँ पे एडिट ऐसे हुआ है कि अभिषेक बच्चन डूइंग ए कूल पंच। वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा एडिटिंग का एक वो है कि बहुत ज़्यादा एक्टर ड्रिवन हो जाता है कुछ पॉइंट्स पे। बट यही चीज़ जो मूवी में थोड़ा गलत सर्व करता है, गलत वे में सर्व करता है, वही सेम चीज़ यूट्यूब में प्रॉपरली सर्व होता है। बिकॉज यूट्यूब इज़ अ वेरी, फॉर द लैक ऑफ एनी बेटर वर्ड, वेरी नार्सिस्टिक एक इंडस्ट्री है कि आपको अपने आप को ही दिखाना पड़ता है। तो यूट्यूब के लिए जब भी कोई आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ऐसी एडिटिंग काम आएगी, बिकॉज वेर यू आर ग्लोरीफाइंग योर सेल्फ और द क्रिएटर जो बना रहे हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम वो शूट करने वाले बंदे ही फ्रेम में भी रहते हैं। सो इट वर्क्स ऑन यूट्यूब, बट आई डोंट थिंक it works in a superhero movie in Indian film, because we end up seeing the actor but not the character. But anyway, let's move on to क्रिश 3 फ्रॉम रावण। तो जैसा कि मैंने बोला कि आई फील, मेरा पर्सनल हम्बल ओपिनियन है कि क्रिश इज अ बेटर सुपर हीरो देन रावण। बट अभी हम लोग उन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन काल, जो सुपर विलेन है क्रिश 3 मूवी का। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विवेक ओबेरॉयज एक्टिंग और एनीथिंग, मतलब उससे रिलेटेड कुछ नहीं बात कर रहे हैं हम लोग। जस्ट एज ए थिंग, मतलब कि काल जो लास्ट में एंड फाइट में जो बनता है, आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको लेके, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइए। क्योंकि पर्सनली मुझे उतना मजा नहीं आया। लाइक इट गोज अगेंस्ट हिज कैरेक्टर, राइट। मतलब अगर आप देखोगे कि काल को पूरे मूवी में एकदम नीश पॉश साफ सुथरा ऐसा बंदा दिखाया गया है, देन वाई वुड ही मेक अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस। आई एम श्योर कि अगर वो इतने दिनों से अगर ही इज प्लानिंग कि ठीक होना है, देन ही वुड हैव हैड अ वेरी
नीश स्लीक कुछ एक कॉस्ट्यूम तो रहेगा ना, मतलब आई थिंक कि अगर वो लोग आयरन मैन टाइप का एक कॉस्ट्यूम दिखाते तो वो भी पर्पस को सर्व करता, बट दिस डजंट वर्क आई फील। बट इन देयर डिफेंस आई कैन गेस कि वो लोग क्या करना चाहते थे कि काल इज़ अ प्रिंस ऑफ डार्कनेस एंड केओस, इसलिए उनका जो केओस है, उनका जो मेंटल स्टेट है वो उनके कॉस्ट्यूम से भी पता चलना चाहिए। बट फिर भी ये कॉस्ट्यूम ना बहुत फनी सा है कि वो क्रिकेटर वाला हेलमेट पहना दिया एंड लोहा को बैंड कर करके, मतलब इट्स नॉट सेफ ऑल्सो ना, कट जाएगा ना ये, वो जहाँ पे भी पहनेंगे तो कट जाएगा वो चीज़, सो इट वोंट बी वेरी कंफर्टेबल एज वेल। तो आई फील कि दिस कॉस्ट्यूम डजंट वर्क। एंड जैसा कि मैंने अपने डीसी पोस्टर वाले वीडियो में मैंने बोला था कि मेरे उस वीडियो में हर्ष भाई ने कमेंट किया था कि दिस इज कॉल्ड द गैस्टॉक थियरी, जहाँ पे बिट्स एंड पीसेस देख के आपको पूरा सिनेरियो पता चल जाता है। सो आई थिंक दे वेर गोइंग फॉर दैट काइंड ऑफ ए कॉस्ट्यूम कि बस जुड़ के कुछ बैडएस एक बन जाएगा, वो सा वाला वो लोग करना चाहते थे, बट आई फील दे फेल्ड मिजरेबली। ये कॉस्ट्यूम में उतना मज़ा नहीं आया। द ओनली एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ एट दिस पॉइंट कि अगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ, वेयर नथिंग मेक सेंस बट एवरीथिंग मेक सेंस, तो मुझे लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मर 3 का जो मेगाट्रॉन रिवील था, कि मेगाट्रॉन की जो एंट्री थी, आप लोग इस क्लिप को देखिए। हियर नथिंग मेक्स सेंस, एवरीथिंग इज ब्रोकन एंड एवरीथिंग इज डस्टी, एवरीथिंग इज रस्टी, बट फिर भी इट मेक्स सेंस कि यू कैन सी मेगाट्रॉन देयर। तो आई थिंक वो लोग वैसा कुछ करना चाहते थे, बट दे कुडंट इन अ वे। एंड क्रिश 3 मूवी की जो एंड फाइट है, सो दे वेर गोइंग फॉर दैट मैन ऑफ स्टील अप्रोच कि दो सुपर विंग कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत डिस्ट्रक्शन होगा एंड ऑल एवरीथिंग। एंड आई मस्ट से, ठीक है, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये जो एंड फाइट है इसमें कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छे से लिखी गई है, कि जो राइटिंग है उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हाउ टू इंक्लूड रोहित इन द फाइट, क्योंकि रोहित इज अ ओल्ड गाय बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, आप उसको एंड फाइट में कैसे इंक्लूड करोगे? बेसिकली ही इज सेक्रीफाइसिंग हिमसेल्फ टू गिव क्रिश दैट पावर। तो वो आई थिंक बहुत एक अच्छी राइटिंग है, सो दैट क्रिश बिकम्स दैट नेक्स्ट लेवल क्रिश। ये जो पूरा सीक्वेंस है यहाँ पे बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन यूज हुआ है, बट एट द सेम टाइम इतना अच्छे राइटिंग के बीच में कहीं के भी इतना क्रिंज हो जाता है। क्यों काल फट गई? मतलब इतना क्रिंज लिटरली, मतलब जब मैं मूवी देख रहा था तो बहुत ही अजीब लग रहा था। एंड इफ यू सी, अगर आप लोग मैन ऑफ स्टील के फाइट को देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा ग्रैंड लगता है, ठीक है, बट ऑलमोस्ट द फाइट लेंथ इज सेम, फाइटिंग स्टाइल्स आर सेम, ऑलमोस्ट कुछ मूव्स भी सेम है, बट क्रिश वाली फाइट ना कभी ग्रैंड नहीं लगती। तो मुझे लगा कि एक रिसर्च करते हैं कि क्यों ऐसा हो सकता है। मतलब वीएफएक्स के हिसाब से भी आई थिंक क्रिश 3 वाला फाइट बहुत ऊपर लेवल पे है, बट जब मैंने स्टडी किया इन दोनों फाइट्स को, तब मुझे पता चला कि जो मैन ऑफ स्टील का फाइट है उसमें वाइड शॉट्स बहुत यूज हुए हैं, मतलब बहुत कम क्लोजअप्स और वाइड्स बहुत यूज हुए हैं, इसीलिए वो फाइट ना बहुत ग्रैंड लगता है। बट एट द सेम टाइम क्रिश 3 के फाइट में क्या हुआ कि आई थिंक बहुत ज़्यादा वाइड करते तो मोर रियल एस्टेट, मोर रेंडरिंग टाइम, मोर मॉडलिंग टाइम, मतलब जो ओवरऑल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता। सो दे केप्ट द एंगल्स वेरी टाइट इन द क्रिश 3 फाइट। सो आई फील वो ग्रैंडनेस थोड़ा कम हो जाता है। एंड वाइल वॉचिंग दिस फाइट ना मुझे एक एडिटिंग का लेसन मिला, जैसे कि मैंने अभी भी रावण में भी एक एडिटिंग वाली चीज़ के बारे में बोली थी, तो यहाँ पे भी ना मुझे एक एडिटिंग का लेसन मिला, खुद से मिला। जब मैं इस सीन को देख रहा था वेयर काल पंचेस प्रियंका चोपड़ा एंड ऋतिक स्टॉप्स हिम, तो ये ना बड़ा ही फिर से, मतलब क्रिंज, मे बी मैं ओवर यूज़ कर रहा हूँ क्रिंज वर्ड को, बट आपको ना वो जो होता है ना कि एक सुपर हीरो मूवी देख के जो फील आना चाहिए, वो गूज बम्स वाला, वो नहीं आता है, दो दिस सीन वाज इंटेंडेड फॉर दैट, ठीक है। तो बेसिकली काल पंच करता है, ऋतिक स्टॉप करता है, देन ऋतिक डायलॉग बोलता है, देन ऋतिक गिव बैक करता है, मतलब कम बैक करता है। पता नहीं क्यों एक बहुत ही ब्लेंड वो है, बट यही सेम सीन, मतलब ये सेम सीक्वेंस एक एनिमेटेड मूवी में भी था, जहाँ पे लूथोर आके सुपरमैन को पंच करता है विथ हिज क्रिप्टोनाइट सूट, तो सुपरमैन भी रोकता है, एंड देन डायलॉग एंड देन कम्स बैक, मतलब वो फिर उसको गिव बैक करता है। सो इन दोनों सीन्स के ना एडिटिंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्रिश वाला सीन है ये बहुत सीरियल के हिसाब से एडिटिंग हुआ है, कि वो किया, फिर रिएक्शन, फिर ये, और आई फील कि ये सेकंड वाला डायलॉग नहीं होने से भी चल जाता। एंड ऑफ कोर्स क्रिश का वीएफएक्स रेड चिलीज ने ही किया है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों ने काम किया है 24/7 विदाउट हॉलीडेज।
So you can guess the pressure and with such deadlines in graphic designing and VFX industries. अब आते हैं मेरे फेवरेट बजरंगी भाईजान की तरफ। इससे पहले कि आप लोग गाली देना शुरू कर दो, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इस मूवी में बेसिकली एक ही सीन है जिसको हम लोग अभी ब्रेक डाउन करेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसका भी मेकिंग है, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। तो बजरंगी भाईजान में एस्टोनिशिंगली बहुत ज़्यादा सेट एक्सटेंशंस एंड सेट रिप्लेसमेंट का काम हुआ है, जहाँ पे वो ग्रीन स्क्रीन से जो रिप्लेस करते हैं वो वाला सीन। बट वी विल स्पेसिफिकली टॉक अबाउट दिस सीन जहाँ पे भाईजान आके मुन्नी को वो गोद में उठाते हैं एंड द सीन पॉज और फिर वो एक पुल आउट होता है। तो ये दिखने में तो ऐसा लगता है कि मे बी वो जो 360 कैमरा वो होता है कि फ्रेम को पॉज करके फिर उसको घुमाया जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कैमरास बिठाए जाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट पे आके पॉज होके कैमरा चेंज किया जाता है, मतलब अलग अलग कैमरा से देखेंगे तो वो अलग अलग दिखेगा ना, फिर लास्ट वाले कैमरा से वो फिर से प्ले करता है। सो इट लुक्स लाइक कि वो जाके फ्रीज होके घूम के फिर वो हुआ। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक्चुअली एक ड्रोन पुल आउट जैसा लगता है। तो ये सीन उन लोगों ने कैसे किया ये भी ब्रेकडाउन में ही है, मैं आप लोग को बस बता दे रहा हूँ कि बेसिकली जो इंटरेक्शन पार्ट है, लाइक यहाँ पे इंटरेक्शन क्या है, दीज टू कैरेक्टर्स एंड देयर फीट्स टू द ग्राउंड एंड दीज टू कैरेक्टर्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। सो यही यहाँ पे कॉन्टेक्ट पार्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने रियल रखा है। पीछे का जो पूरा सेट है वो पूरा रिप्लेसमेंट है। एंड अगर आप लोग देखोगे तो ये जो पुल आउट है उसमें बेसिकली दिस इज जस्ट अ कट आउट। यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता है। व्हेन द ड्रोन पुल्स आउट, वहाँ पे उनका जो फीट्स है उसको स्टेशनरी करके उस चीज़ को ऐसा मूव, दिस इज ऑल पर्सपेक्टिव। सो पर्सपेक्टिव से खेला गया है एंड बाय लुकिंग एट इट ऐसा लगता है कि आई शुड डेफिनेटली ट्राई दिस समटाइम्स, मतलब मैं इस चीज़ को डेफिनेटली कभी अपने एडिट में ट्राई करूँगा। अब जो आखिरी क्लिप है उसकी तरफ आने से पहले मैं आप लोग से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस चैनल में, मेरे इस चैनल में 70% व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब्ड। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अभी यूट्यूब ना पहले की तरह नहीं है, क्योंकि मुझे भी वो मेंटेलिटी समझ में आता है कि आप लोग ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा, वो होता है, ऐसा नहीं है। यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो अगर आपको लगता है कि इफ़ यू सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बॉदर करेंगे तो वो होगा नहीं, यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजेगा नहीं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे कुछ होगा नहीं, आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे बस थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज आई नो दैट यू पीपल आर वॉचिंग दीज वीडियोज़, क्योंकि मेरे ऐसा ब्रेकडाउन वीडियोज़ में ऑलमोस्ट हर वीडियोज़ में ही मेरे सब्सक्राइबर काउंट से ज़्यादा व्यूज़ मुझे आते हैं। सो अगर आप लोग देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और मुझे ऐसे वीडियोस और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली और अच्छे तरीके से बनाने के लिए मोटिवेट करेंगे। एंड अगर कभी गलती से यूट्यूब ने नोटिफिकेशन भेज भी दिया तो हफ्ते में एक ही बार भेजेगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम, मतलब मेरा उतना ही हो पाता है कि मैं हफ्ते में एक ही वीडियो डाल पाता हूँ। तो अब आते हैं जो लास्ट क्लिप है उसकी तरफ, दैट इज फ्रॉम द मूवी जजंतरम ममंतरम। तो ये भी आप लोगों ने बहुत बार सजेस्ट किया था एंड जब ये मूवी के बारे में मैं सोचता हूँ देन ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज दैट कि ये मूवी ना आउट ऑफ नोवेयर आ गया था, कि ना तो मैंने कोई प्रोमो देखा था, ना तो कोई डिस्कशन था, कुछ भी पता ही नहीं था। एक दिन उस टाइम पे सीडीज आती थी एंड हम लोग सीडी रेंट करके आके घर में देखते थे। तो मैं अपने सीडी शॉप में गया एंड द सीडी वाला गाय टोल्ड मी कि ये मूवी लेके जाओ, ये देख के तुमको अच्छा लगेगा। सो मैं लेके आया एंड आई सॉ एंड आई रियलाइज कि ओके दिस इज गुलिवर्स ट्रैवल, मतलब इंडियन अडेप्टेशन। एंड आई रिमेंबर कि ये पहली मूवी थी जिसमें शायद एंडिंग में ऐसा मेकिंग दिखाया गया था जो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एंड आई रियलाइज कि जो ब्लेंड होता है कि रियल एंड कंपोजिट वो कैसे होता है, कि एक्चुअली समबडी पोर्ड वाटर ऑन हिम और उस चीज़ को रिप्लेस करके वहाँ पे उस क्लिप को लगा दिया गया। सो इट लुक्स लाइक कि ही इज पोरिंग वाटर ऑन हिम। सो ऑल दिस थिंग्स मुझे इस मूवी से ही पता चला था। मेनली इस मूवी में कंपोजिटिंग का ही काम हुआ है, जो देख के मालूम ही चलता है। एंड इफ़ यू सी यहाँ पे ये क्लिप में देखिए, सो बेसिकली जो छोटा बंदा है वो जब जावेद जाफरी के पैर को, मतलब हाथ को क्रॉस करता है तो उनके हाथ के हिसाब से वहाँ पे शेडो आता है। सो दिस इज़ वेरी ट्रिकी एंड दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो उन लोगों ने क्या किया था कि जावेद जाफरी के एक्चुअल हाथ के हिसाब से वहाँ पे एक मोल्ड, मतलब वहाँ पे लाइफ साइज एक प्रॉप बना के उन लोगों ने ग्रीन स्क्रीन में उस चीज़ को रखा था एंड दे एक्सट्रैक्टेड दैट शेडो फ्रॉम दैट प्लेट और जाके जावेद जाफरी वाले प्लेट में उसको इम्प्लीमेंट किया ताकि जो रियलिस्टिक शेडो है वो आए। सो दिस इज कॉल्ड प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ VFX, जब आप कोई भी VFX सीन को प्लान करते हो। बट ऑफ कोर्स पुरानी मूवी है एंड ग्रीन स्क्रीन में कुछ ग्लिचेस हैं, आपको पर्सपेक्टिव उतना मैच नहीं होता है कि नाउ योर ब्रेन इज इवॉल्व कि आपको वो गलतियां दिख जाएंगी। बट मैं बस एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक मेरा ऑब्जर्वेशन मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग इस सीन को देखेंगे वेयर ही इज़ लाइक लीनिंग टूवर्ड्स देम एंड दे आर टॉकिंग टू हिम, तो इसमें भी ना आपको वो ग्लिच दिखता है, राइट? मतलब हमको पता चलता है कि दिस इज नॉट रियल, कि फोकस ब्लर एंड ऑल एवरीथिंग थोड़ा परफेक्ट नहीं है। बट यही सेम चीज़ ना
जो ट्रांसफॉर्मर फर्स्ट मूवी था वहाँ पे भी जो ऑप्टिमस प्राइम का जो ओपनिंग सीन था जहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम पहली बार आते हैं, आके बात करते हैं अपने ह्यूमन फ्रेंड्स से, तो वहाँ पे भी ना ये सीन में भी ना जब भी मैं देख जाता तो आई कैन सी कि अगर आपका आई वैसे ट्रेंड है ये सब देखने के लिए तो आपको मालूम चलेगा कि द कैमरा जो मैच मूव होता है ना वो प्रॉपरली मूव नहीं होता है। तो ये सीन में भी ना पता चलता है कि मतलब इट्स नॉट रियल ऑब्वियसली। तो बस यही मैं बोलना चाहता हूँ कि हाउ डिफिकल्ट दीज थिंग्स आर टू अचीव। कि आप जितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्यों ना हो जाए, देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन रियल शूट एंड वीएफएक्स। आपका ब्रेन अगर उस हिसाब से ट्रेंड है तो आपको पता चल जाएगा। और जब हम लोग गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग जो हॉलीवुड वाली जो गुलिवर ट्रैवल है, जो जैक ब्लैक वाली गुलिवर्स ट्रैवल बनी थी, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ऑब्वियसली ये मोर रिफाइंड है, मोर वो सब कुछ है, मतलब वो सब कुछ है, उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। बट इफ़ यू सी हियर जो गुलिवर ट्रैवल जो हॉलीवुड वाली थी उसका जो इंट्रो था, जो नेम कास्टिंग था, वहाँ पे बहुत ही कूल इफेक्ट यूज़ हुआ था। और ये देख के मुझे लगने लग गया था, मतलब तब मैं सोच में पड़ गया था कि कैसे किया इन लोगों ने, कि हाउ दे मेड अ रेगुलर फुटेज लुक मिनिएचर। क्योंकि दीज आर रियल पीपल, ये रियल शूट है, उन लोगों ने मे बी क्रेन वेन से ड्रोन वोन से शूट किया होगा, बट हाउ दे मेड इट लुक मिनिएचर। तो ये मेरा खुद का डिकोड था उस टाइम पे, मतलब अभी भी मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि दे जस्ट मेड द क्लिप मूव लिटिल फास्टर देन यूजुअल। क्योंकि छोटी चीज़ें अपरेंटली फास्ट मूव होती हैं, जैसे कि चींटियाँ हो, ये हो वो हो, एंड चीज़ जितनी बड़ी होगी उतना स्लो मूव होगा। तो उन्होंने उन सारे क्लिप्स को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, सिर्फ विजुअली, ऑडियो वाइज नहीं, ऑडियो पूरा रियली है, विजुअली थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। एंड ये जो ब्लर है कि फ्रंट में ब्लर, बैक में ब्लर, सिर्फ एक बहुत नैरो स्ट्रिप फोकस में रहता है, दिस इज कॉल्ड टिल्ट शिफ्ट। ये बेसिकली क्या होता है कि मैक्रो फोटोग्राफी में ज़्यादा आता है। तो और फोटोशॉप में ये चीज़ अभी एक सिंगल क्लिक में ही अवेलेबल है, आप किसी भी फोटो में वो टिल्ट शिफ्ट डाल सकते हो, इतना इजी हो चुका है अभी ये चीज़। तो उन लोगों ने उस टिल्ट शिफ्ट का भी यूज़ किया था उस टाइम पे, एंड दैट मेड इट लुक लाइक अ मिनिएचर। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। तो ये चारों चीज़ें ही थी इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, एंड ये चारों वन ऑफ द मोस्ट सजेस्टेड टिप्स में से थे। तो अगर आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा, कुछ भी सीखने के लिए मिला, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, जैसे कि मैंने बोला था, इट वोंट बॉदर यू, इट विल जस्ट मोटिवेट me. So this was Shamim. You're watching Kiba Kibi. See you in the next video.